ये इंडेक्स फंड क्या होता है, ये डेट क्या होता है, इंडिया इंक क्या होता है, ब्लू चिप क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पढ़ने के बाद मज़ा आ रहा था। मैंने अपनी सिस्टर के नाम पर एक डीमैट अकाउंट खोला। अब उसके लिए पैसे भी नहीं थे, तो उससे ही मैंने 2000 रुपये उधार लिए और उन पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू की। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब हम शेयर खरीदते हैं, उससे पहले तो स्टॉक बढ़ता है, लेकिन खरीदने के बाद फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। 2 लर्निंग्स उससे मिली कि उधार के पैसों से इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड सेकेंड चीज़, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जिसने अपनी सिस्टर से 2000 रुपये उधार लिए, अपने दोस्तों से 2000 रुपये उधार लिए और उन 4000 रुपये को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। हालांकि उस टाइम इस लड़के को शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आगे देखिए कि कैसे इन 4000 रुपये को इस लड़के ने करोड़ों की कंपनी में तब्दील किया। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे वीडियो की ये स्टार्टिंग लाइन है। वैसे मैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के मलकापुर से आता हूँ और वहाँ से मैं यहाँ पर जो स्टॉक में आया हूँ मेरी यूट्यूब जर्नी बताने के लिए कि कैसे मैंने जीरो से शुरुआत करके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पाए हैं। साथ ही मेरी शेयर मार्केट जर्नी शेयर करने के लिए जहाँ पर मैंने जीरो से शुरुआत करके काफ़ी अच्छा सक्सेस हासिल किया और उस सक्सेस के बेसिस पर कुछ बिजनेसेस भी शुरू किए। वैसे मैं एकदम छोटे से शहर से आता हूँ जिसका नाम है मलकापुर, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। एकदम छोटा सा गाँव है और मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुई है। कोई मतलब बहुत सारी, मतलब मेरी बचपन में ये इच्छा थी कि मुझे एक टू व्हीलर मिले ताकि मैं उससे स्कूल जा पाऊँ, उससे कॉलेज जा पाऊँ, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हुई। तो इस तरह की मतलब छोटी-छोटी आकांक्षाओं के साथ एक छोटे से शहर से मैं आया। 10th तक वहाँ तक सीखा। 10th में स्टडी में अच्छा था, 10th में अच्छे मार्क्स मिले, अराउंड 90% मिले। उसके बाद मुंबई के वीजीटीआई कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए और मुंबई में जाकर फिर मैं तलाश करने लगा कि अभी करना क्या है। एक्चुअली बात ये थी कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब मैं अपने दादाजी के साथ खारी, टोस्ट, ब्रेड वगैरह डोर टू डोर बेचता था और वो बेचते-बेचते मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए शायद एम्बैरेसिंग हो, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार है। मुझे इन चीज़ों में काफ़ी मज़ा आ रहा है और मैं इसी तरीके की चीज़ें आगे भी करना चाहता हूँ और उन्हीं चीज़ों को लेकर मेरा ये फ़ोकस था कि अभी मुझे ऐसी चीज़ें ढूँढनी है, जिसमें मुझे मज़ा आता है। अब एक्चुअल में उसका एक और बेनिफिट था कि उसमें बिज़नेस था तो कैपिटल भी होता है, पैसा भी होता है, वो एडिशनल बेनिफिट था। बट मेरा मेन फ़ोकस था कि मुझे मज़ा आए। जब मैं मुंबई गया तो इसी तरह की कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मैं ढूँढने लगा। कुछ चीज़ों में मुझे सक्सेस मिली तो कुछ जगह पर मैं फ़ेल हो गया। जैसे कि मैं एक एमएलएम स्कीम में भी फँसा था, जिसको आजकल मैं काफ़ी एक्सपोज़ करता हूँ। एक 15 साल का नादान सा लड़का जब छोटी सिटी से बड़ी सिटी जाता है, मेट्रो सिटी जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया उसके लिए उसे पता नहीं होता कि दुनिया कैसे चलती है। लेकिन इन सारे फेल्योर्स ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा। जब मैं इंजीनियरिंग में गया तब मैंने शुरुआत में एक स्टार्टअप शुरू किया जो है बहुत ख़राब तरीके से फ़ेल हो गया। शेयर मार्केट में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। एक्चुअली बात है 2011-12 की, जब मैं डी ब्लॉक में हमारे हॉस्टल में, विजेटिया हॉस्टल में डी ब्लॉक में रूम नंबर 116 में बैठा था और मुझे शुरुआत से ही पढ़ने का बहुत शौक था। तो जो भी कुछ रूम में आए मैं उठा लूँ, पढ़ना शुरू कर दूँ और ऐसे ही धीरे-धीरे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। पीएस आई लव यू हो या फिर द सीक्रेट हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी। और एक दिन मेरा जो हॉस्टल में रूममेट था उसका नाम था अमित केवले, उसका एक मारवाड़ी दोस्त था जिसका नाम था अग्रवाल, पवन अग्रवाल। अब ये पवन क्या करता था कि पवन पक्का मारवाड़ी था, तो ये एक ही न्यूज़पेपर पूरे हफ्ते में पूरा पढ़ता था क्योंकि उससे एक न्यूज़पेपर ही पढ़ा जाता था, कॉलेज भी था, बाकी चीज़ें भी थी। पढ़ने के बाद वो न्यूज़पेपर हमारे रूम में रख देता था। अब मैं फिर उसे पढ़ना शुरू कर देता था कि क्या है इसमें, क्या नहीं है। एक तो मुझे काफ़ी अजीब लगता था कि इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, उसका कलर बड़ा अजीब है। तो क्यूरियोसिटी वो आती थी कि इसका कलर क्यों अजीब है? इसमें कवर क्या-क्या होता है? ये इंडेक्स फंड क्या होता है? ये डेट क्या होता है? इंडिया इंक क्या होता है? ब्लू चिप क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पढ़ने के बाद मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसमें और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं क्या करता था कि हमारा जो कॉलेज था वो दादर में था मुंबई के। वहाँ से सीएसटी जाता था लोकल से और सीएसटी से जब आप गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाते हो तो रोड के आजू-बाजू आपको वो सेकंड हैंड बुक्स बेचने वाले मिलते हैं। एक्चुअली मुझे ये लगता था कि वो सेकंड हैंड वाले, बाद में पता चला पायरेसी वाले हैं। तो अब मैं वहाँ से नहीं खरीदता हूँ। तो उस टाइम सेकंड हैंड सोच के मैं काफ़ी सारे बुक्स वहाँ से खरीद लेता था। मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, पीटर लिंच की सारी किताबें हो, फिलिप फिशर की सारी किताबें हो, सारी वहाँ से खरीद ली। खरीद के फिर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते ही पढ़ते सारे मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। अब उस टाइम क्या था कि 2011-12 की बात है, 2G का ज़माना था, इंटरनेट बहुत महँगा था, यूट्यूब जैसी चीज़ें नाम के लिए एग्ज़िस्ट करती थी। तो सीखने के लिए कोई तरीका नहीं था, तो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा थी, तो खुद से ही सीखना पड़ा। तो खुद से सीखते-सीखते बाद में मैं 18 का भी नहीं था तब और मैंने अपनी सिस्टर के नाम पर एक डीमैट अकाउंट खोला। अब उसके लिए पैसे भी नहीं थे, तो उससे ही मैंने 2000 रुपए उधार लिए
और उन पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू की। ब्रोकर का नाम था शेर खान, और वहाँ पर जो ब्रोकर थे, कुछ लोग रह बैठे थे उनके ऑफिस में, वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करते थे कि प्रसाद ऐसे हैं वैसे हैं, और उनसे बातचीत करते करते, बाकी चीज़ें करते करते मैं थोड़ी बहुत शेयर मार्केट सीख गया। अब सीखने के बाद शुरुआत में कुछ फेल्योर्स भी आई, और काफ़ी ज़बरदस्त फेल्योर्स आई। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये मुझे अच्छे से आती है, हालाँकि उतनी आती नहीं थी। तो इससे रिलेटेड ही मुझे स्टॉक्स खरीदने चाहिए। तो मैं गया और ढूँढे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कौन-कौन से स्टॉक्स थे, तो सुज़लॉन एनर्जी मिला। तो बिना कुछ देखे सुज़लॉन एनर्जी में मैंने पैसा डाल दिया। एक और स्टॉक्स चाहिए था, तो ऐसे ही 1-2 इलेक्ट्रिक के स्टॉक मैंने खरीद लिए। बाद में हुआ ये कि मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने शेयर खरीदा, आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब हम शेयर खरीदते हैं, उससे पहले तो स्टॉक बढ़ता है, लेकिन खरीदने के बाद फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। एग्ज़ैक्ट सेम स्टोरी सुज़लॉन के बारे में हुई। मेरा पैसा अच्छा खासा वहाँ पर डूब गया। जो भी पैसे मैंने एक सिस्टर से लिए थे और एक मेरा दोस्त था राहुल बोंडे, उससे लिए थे। तो ये 2 और 2 4,000 रुपए में से ज़्यादातर पैसे चले गए। 2 लर्निंग्स उससे मिली कि उधार के पैसों से इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड सेकंड चीज़, किसी भी बिज़नेस को सिर्फ़ नाम से नहीं खरीदना है। उसका प्रॉपर स्टडी करना है कि उसका बिज़नेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका बिज़नेस बढ़ेगा तभी आपका पैसा बढ़ेगा। बिज़नेस नहीं बढ़ा तो किंगफिशर की तरह आपका पैसा भी डूब जाएगा। अब ये लर्निंग के साथ मैं मार्केट में उतरा, और फिर मैं कंपनीज़ के प्रॉस्पेक्ट्स को देखने लगा कि कौन-सा बिज़नेस है जो आगे बढ़ सकता है बहुत तेज़ी से। कौन-सा है, जैसे ज़ूडियो का एग्ज़ाम्पल लीजिए, पिछले कुछ टाइम में ज़ूडियो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ज़ूडियो की जो पैरेंट कंपनी है ट्रेंट, उसका बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ा, शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो जिन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ज़ूडियो बहुत तेज़ी से बढ़ा, उन्होंने पैसा कमा लिया। तो इस तरह की चीज़ें करते-करते मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक करने लगा। फिर मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम था लील इलेक्ट्रिकल्स। अब लील इलेक्ट्रिकल्स की खास बात ये थी कि ये भी कंपनी अच्छा बिज़नेस कर रही थी। उन्होंने अपना एक 15 करोड़ का बिज़नेस हैवेल्स को बेचा था, जिससे उन्हें 1500 करोड़ रुपीज़ आने थे। 1500 करोड़ रुपए आने थे उनको, और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ़ 1000 करोड़ का था। कंपनी के ऊपर कुछ खास कर्जा नहीं था। साथ ही कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स भी थे। तो एसेट्स और बाकी चीज़ों का वैल्यूएशन करें तो 2500 करोड़ का करीब था, और कंपनी मिल रही थी मात्र 1000 करोड़ में। मुझे ये आइडिया बहुत फ़ैसिनेटिंग लगी। मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये सोचकर कि लास्ट टाइम जो मैंने गलती की है सुज़लॉन में, वो मुझे नहीं करनी है। प्रॉस्पेक्ट्स और वैल्यूएशन देखकर ही इन्वेस्ट करना है। सही तरीके से इन्वेस्ट किया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं हर क्वार्टर देख रहा था कि कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ चेंजेस हो। हर एनुअल रिपोर्ट में देख रहा था कि कंपनी के बैलेंस शीट में वो 1500 करोड़ रुपए कब आएँगे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो 1500 करोड़ रुपए कंपनी के बैलेंस शीट पर कभी आए ही नहीं, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया। केस सेबी के पास चला गया, सेबी ने उनको फाइन लगाया, कंपनी अभी डिलिस्ट हो गई, सब हो गया। लेकिन मेरे पैसों का क्या? वो तो डूब गए। तो इस तरह की 2 बिग मिस्टेक्स के बाद, दूसरी मिस्टेक के बाद मुझे ये समझ में आया कि इंडिया में मैनेजमेंट फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि फ्रॉड करने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन ना हो। लेकिन जो भी हो, शेयर होल्डर का पैसा कभी वापस नहीं मिलता, जो अगर उसका डूबा है या फिर मैनेजमेंट फ्रॉड की वजह से कहीं गया है। तो इसलिए मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट फ्रॉड के बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करना शुरू किया कि कौन सा मैनेजमेंट है। जैसे टाटा है, वो तो कभी भाग नहीं सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते। तो उस तरीके के मैनेजमेंट को मैंने ढूंढना शुरू किया, और वहाँ से फिर आगे मेरी जर्नी शुरू हुई। तो पहले 2 साल तो इन्हीं चीज़ों में चले गए, जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, लर्निंग सी। लेकिन उन्हीं लर्निंग्स की वजह से जो भी आगे मुझे सक्सेस मिली, वो मिलती चली गई। अब ये सब चीज़ें चल रही थी, मार्केट में अच्छा खासा सक्सेस भी मिल रहा था। तो सोचा कि क्यों ना ये सारी चीज़ें लोगों को बताएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। शेयर मार्केट में पैसा तो बहुत कम लोगों को पता था कि बनता है। बहुत सारे अपने देखा होगा कि मार्केट में जो पीक आया है, वो कुछ 1-2 साल पहले ही आया था, लेकिन जब मैंने पहला अपना वीडियो डाला, उस टाइम मार्केट में अवेयरनेस ही नहीं थी। बात है साल 2014 की। 2014 में ना यूट्यूब ढंग से चल रहा था, ना गूगल पर कुछ अच्छे आर्टिकल्स थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं कॉलेज में था, 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था। पुणे में तब इंजीनियरिंग कर रहा था मैं डिप्लोमा के बाद, और वहाँ पर मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया। वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो था व्हाट इज़ शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स। वीडियो डालने के बाद मैं थोड़ा भूल गया। कुछ दिन बाद देखा तो 14,000 व्यूज़ थे, नॉट 14,000 सब्सक्राइबर्स, 14,000 व्यूज़, और मैं बहुत खुश था, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब उतना चलता ही नहीं था, और उसमें भी 14,000 व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात थी। कुछ दोस्तों को पता चला तो उन्होंने पार्टी माँगी, तो पुणे में जेएम रोड है, जंगली महाराज रोड, वहाँ पर मैंने वड़ा पाव की उनको पार्टी दी। ये कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरीज़ है उन दिनों की। हालाँकि पैसा-वैसा कुछ नहीं कमा रहा था, बट वही है, सैटिस्फैक्शन था। लोगों ने फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक करना शुरू किए कि प्रसाद मुझे फंडामेंटल एनालिसिस सिखाओ, प्रसाद मुझे मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे ढूँढने वो सिखाओ। तो कॉलेज करते-करते मैं फिर वीडियो बनाने लगा। हालाँकि हमारे जो एडिटर थे उस टाइम वो काफ़ी बिज़ी हुआ करते थे, एक फ्रीलांसर ही थे, तो मैं साल के 1-2 वीडियोज़ ही डाल पाता था। लेकिन जब मैं मुंबई गया एमबीए करने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो मुझे खास इंटरेस्ट नहीं था,
मैं कई बार सोचा कि इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट कर लूँ और पूरा फोकस यहाँ पर लगाऊँ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हुई। फिर एमबीए में जब गया, तब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था। फर्स्ट सेमेस्टर तो बहुत अच्छे से चला, लेकिन जो चीज़ें मैं सीख रहा था, वो वही चीज़ें थी जो ऑलरेडी पता थी। तो मन में घुटन सी हो रही थी कि मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फिर एक बार फाइनल मैंने डिसीजन ले लिया कि जस्ट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, हालांकि मुझे उसमें डिस्टिंक्शन भी मिला था, बट क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें पता थी, तो मार्क्स और बाकी चीज़ें मुझे कुछ मोटिवेट नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। लेकिन एक डाउन साइड भी थी कि लोन था 2 लाख रुपए का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन 12, 13, 14% का इंटरेस्ट रहता है। तो पैसा भी पे करना है, रीपे करना है। तो मैंने सोचा कि 1 सेमेस्टर के बाद 3 सेमेस्टर मेरे पास बाकी है, 1.5 साल बराबर बाकी है। इस 1.5 साल में मुझे फिगर आउट करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। रिस्क तो मैं ले रहा हूँ, इंजीनियरिंग का मुझे कुछ आ नहीं रहा है ज़्यादा, तो वो तो मेरे लिए बैकअप है ही नहीं। सो देयर वाज जस्ट प्लान ए, नथिंग, नो प्लान बी, नो प्लान सी। और फिर मैंने पूरा फोकस लगाया कि चलो अभी कंटेंट बनाते हैं। मैंने कुछ इंटर्न्स हायर किए, इंटर्नशाला.com से, कुछ IIM से लिए वगैरह वगैरह। 500 रुपये के स्टाइपेंड पर अच्छे अच्छे इंटर्न्स उस टाइम 2015-16 में मुझे मिल गए। वहाँ से मैंने वेबसाइट बिल्ड की, सारी चीज़ें बताई, ब्लॉग 100-200 ब्लॉग बनाए। वो कुछ अच्छे चले नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंगली वीडियोस चलने लगे। तो कहीं से मैंने ये सीखा था कि उन चीज़ों पर डबल डाउन करो जो चल रही है, जो नहीं चल रही है वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। मैंने पूरा फोकस अपने यहाँ पर लगा। 2017 का मार्च महीना था, उस महीने में मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोस अपलोड की, लगभग 4 वीडियोस। क्योंकि एनिमेटेड थी तो थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन उसमें मैंने हिम्मत की, मेहनत की और डाल दिए। हुआ ये कि शुरुआत के 3 साल में, जहाँ पर मुझे सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर थे, बहुत सारे लोग बोलते थे कि देखो यार, मुंबईकर निखिल को 2 लाख हो गए सब्सक्राइबर, तुम्हारे बढ़ नहीं रहे। इसके इतने हो गए, तुम्हारे बढ़ नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि कोशिश करते रहते, कभी ना कभी हिट हो जाएगा। और फिर अचानक एक रात, आई थिंक 2 या 3 मार्च थी डेट, अचानक वीडियो बूम होने लगे। वीडियो था व्हाट इज़ सेंसेक्स एंड निफ्टी, दूसरा वीडियो था व्हाट इज़ राकेश झुनझुनवाला सक्सेस स्टोरी के बारे में, दूसरा था, तीसरा था हर्षद मेहता स्कैम। बहुत सारे लोग मुझे हर्षद मेहता स्कैम वीडियो से जानते हैं, इंक्लूडिंग नितिन कामत। तो ये सारे वीडियोस बनाने के बाद बहुत सारे चले, और जो 3 साल में 3000 थे, वो अगले 2 दिन में 36,000 न्यू सब्सक्राइबर आ गए। और वो इतना मैजिक मेरे लिए नहीं था, वो मिरेकल सिर्फ मेरे लिए नहीं था, यूट्यूब के लिए था। तो यूट्यूब ने सोचा कि यार कुछ गड़बड़, चैनल ही डिलीट कर दिया। सो आई वाज बैक टू जीरो, और सोचा कि अब क्या। सो मैंने यूट्यूब को बोला कि जो अपने 36,000 है वो अपने पास रखो, जो मेरे 3000 है, जो 3 साल मुझे लगे बनाने में, वो मुझे दे दो। क्योंकि ये मतलब कोई एरर है, मैंने कुछ नहीं किया है, वीडियोस चले हैं। और वीडियोस फिर चलते रहे। चैनल डिलीट होने के बाद थोड़ी मोमेंटम कम हो गई, लेकिन 2017 के बाद फिर 2018 में मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए, 2019 में 5 लाख, 2020 में 1 मिलियन, 2022 में 2 मिलियन, और इस तरह से फिर जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद हमने मराठी चैनल और बाकी यूट्यूब चैनल भी शुरू किए, और लोगों को भी चीज़ें पसंद आने लगी। सो ये तो हो गई यूट्यूब की बात। इसके साथ साथ मेरी शेयर मार्केट की जर्नी भी काफ़ी अच्छे से चलने लगी थी। अगेन दोनों जगह पर एक कॉमन चीज़ ये थी कि शुरुआत के 2-3 साल तो बड़े कुछ था ही नहीं उसमें। और आई थिंक यही वो टाइम होता है स्ट्रगल का, कि जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जो स्टॉक्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स आपकी बहुत मदद करते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, जहाँ पे आपको वो लोग जो फेल्योर से आगे बढ़े हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, फेल्योर सभी को आता है, बट हमारी सोसाइटी क्या है ना, कि हमें फेल्योर होने ही नहीं देती। तुम फेल हो गए, अरे तुम तो फिर बुरे आदमी हो। बट ये एक स्टैंडर्ड है, आप कोई भी बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, फेल्योर इज़ अ नॉर्मल, आप उससे सीखो और आगे बढ़ो। एक ऐसी टॉक जो मैंने जो स्टॉक पर देखी थी, वो थी मुकुल मलिक की, जो एसेट योगी नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बड़ी इंस्पिरेशनल फिगर है। और उनका भी कंटेंट मैंने जो स्टॉक पर देखा था, जो मुझे काफ़ी मोटिवेट कर दिया, करके गया। उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सीखने मिली। और इस तरह से मेरी मतलब ओवरऑल देखें तो अप्स एंड डाउन्स वाली जो जर्नी है, वो फाइनली एक सही रास्ते पर आ गई। लेकिन जब मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की, तो कुछ पैसा वहाँ से आने लगा था। शेयर मार्केट में कुछ 1-2 साल के लॉसेस के बाद वहाँ से फिर पैसा आने लगा, और उन पैसों से फिर धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट्स बिल्ड करना शुरू किए। हमने स्टॉक ब्रोकरेज कंपेरिजन प्लेटफॉर्म शुरू किया, हमने कुछ एजुकेशनल कंटेंट प्लेटफॉर्म शुरू किए, जिसकी मदद से हम मार्केट में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करने लगे कि मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ अ वे जहाँ से आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो कंपाउंडिंग की मदद से, जिसे एट्थ वंडर कहा जाता है। और शेयर मार्केट की अगर बात करूँ, तो शेयर मार्केट में हमेशा से मैं काफ़ी एक बिग फैन रहा हूँ बेंजामिन ग्राहम का, चार्ली मंगर का और फिलिप फिशर का। इन तीनों की जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज थी, कुछ लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते थे, कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते थे, और वॉरेन बफेट जैसे कुछ लोग जो मिक्स को फॉलो करते थे। तो उसी तरह मैंने भी मिक्स पर फोकस किया कि कई सारी ऐसी कंपनीज मार्केट में होती है जिनका वैल्यूएशन बहुत कम होता है, लेकिन उनमें ग्रोथ भी होती है।
करीब 2-2.5 साल पहले उस ऐसी एक इन्वेस्टमेंट मेरी थी जो थी IRFC, विच आई पिक्ड नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन, जो मैंने करीब 19-20 रुपए पर ली थी। और हर साल दिवाली के दिन आई टॉक अबाउट व्हाट आई एम बाइंग, सो दैट जो लर्नर्स हैं उन्हें क्लैरिटी हो कि व्हाट आई एम डूइंग इन द मार्केट, और आखिर मैं पैसा कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ, कि सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ। तो उस क्लैरिटी के लिए वो था, जिसे आप यूट्यूब पे मुहूर्त ट्रेडिंग फिनोशंस डालेंगे तो आपको आ जाएगा, 2022 का वीडियो था। और वहाँ पर IRFC मैंने ढूंढा, CDSL मैंने ढूंढा। सिंपल अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेशन एक बढ़ रहा है, CDSL की बात करूँ तो पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। और जो भी शेयर्स आप खरीदते हैं ना, वो 2 ही जगह स्टोर होते हैं, या तो वो CDSL में स्टोर होंगे या फिर NSDL में, तीसरा कंपटीटर ही नहीं है। और जिस हिसाब से CDSL आगे बढ़ रहा था, मार्केट शेयर उसका बढ़ रहा था, प्लस शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बिग अपॉर्चुनिटी है। और वैल्यूएशन वाइज भी कोई उस कंपनी पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। कंपनी का IPO लगभग 175 रुपीज़ पर आया और नोबडी वाज रेडी टू पे। अभी अगर स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस में बात करूँ तो वैसे दिखने के लिए प्राइस अभी कंपनी की 1500 रुपये है, लेकिन वो 3000 एक्चुअल प्राइस है, क्योंकि अभी स्प्लिट या बोनस जो भी हुआ है। तो 175 to 3000 हैपन इन जस्ट 3-4 ईयर्स, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी बड़ी थी और मैं शेयर मार्केट में था, तो मुझे पता था कि ये बेनिफिशियरीज हैं। सेम थिंग हैपन विद एंजल वन, जहाँ पर मैंने करीब 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। IRFC की स्टोरी मुझे इसलिए फैसिनेटिंग लगी कि बिकॉज मैंने देखा कि इंडिया गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस कर रहे हैं तो रेलवेज, रोड, इनमें काफ़ी कुछ बेनिफिशियरीज मिलेगी। रोड में मुझे कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, बिकॉज लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत सारा जाता है। LNT को जाता है, LNT ऑलरेडी बहुत बड़ी थी। IRFC मुझे एक ऐसी कंपनी मिली कि अगर इंडियन रेलवे को एक्सपांड करना है तो पैसे लगेंगे, लेकिन है कि ये था कि इंडियन रेलवे को सिर्फ एक ही कंपनी लोन दे सकती है, वो है सिर्फ IRFC। फिर IRFC का मैंने एनालिसिस शुरू किया। करीब 2-2.5 साल पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने इसके बारे में बताए थे कि हाउ IRFC वर्क्स। 26 लोग दिल्ली के अशोक विहार होटल से काम करते, सिर्फ 26 लोग। मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी सिर्फ 26 लोग चलाते हैं। कंपनी के कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, बट एब्सोल्यूट मोनोपोली है कि रेलवे को लोन चाहिए, भैया हमसे ही लेना पड़ेगा। तो कुछ डायरेक्ट लोन्स देते हैं, कुछ लीज पर देते हैं। जो भी वंदे भारत बन रही है तो वंदे भारत IRFC खरीद लेगी खुद के पैसों से, और उसके बाद इंडियन रेलवे को लीज पर दे देगी। 15 साल की लीज होती है, और ऑलवेज डील ऐसी होती है कि IRFC को फ़ायदा ही मिले। और मैंने तब देखा कि कंपनी का वैल्यूएशन मतलब 5-6 का PE था, ग्रोथ चल रही थी 20 की, तो प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सारे वैल्यूएशन टैक्टिक्स अप्लाई करने में मुझे पता चला कि यहाँ पर वैल्यूएशन में डिस्काउंट तो है ही, ग्रोथ भी बहुत बड़ी है। सो इट वॉज एन आइडियल ग्रोथ प्लस वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉर मी, एंड वहाँ पर फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की, और इस तरह से फिर चीज़ें आगे बढ़ी। नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 150-175। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग इट कि अपना कुछ बढ़ाई मुझे करनी है, आई एम जस्ट टेलिंग कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा होता है, बट स्टिल यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम, क्योंकि कई सारे लोग इस डायरेक्शन में नहीं देखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मार्केट जो इस तरह सोचते हैं कि मुझे महीने का 2%, 3% या डेली का कमाना है। बट अगर आप थोड़ा सा अपना शिफ्ट करो माइंडसेट कि 3-4 साल में कौन से वो स्टॉक्स है जो 3 गुना 4 गुना बढ़ सकते हैं और आराम से आपको उतनी रिटर्न्स दे सकते हैं, तो वो एक आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आप दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पिक करो, बीट वॉरेन बफेट, बीट चार्ली मंगर, इंडिया की देखिए डॉली खन्ना है, मिस्टर झुंझुनवाला है, विजय केडिया, और भी कई सारे हैं। मधुसूदन केला की बात करें तो छत्तीसगढ़ के छोटे से टाउन से आते हैं। टाउन से क्या है कि छोटे से गांव से आते हैं, बट उनका पोर्टफोलियो भी 2200 करोड़ का है। तो मतलब मुंबई आके उन्होंने जॉब ही किया एक मिडिल क्लास की तरह, लेकिन वहाँ से जर्नी शुरू की। तो दैट इज़ द मैं ये बोल सकता हूँ कि पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, जो बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या समझ नहीं पाते। तो इस तरह की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज भी अवेलेबल हैं, बस ज़रूरत है आपको सही एनालिसिस की और सही तरीके से मार्केट को देखने की। ये कोई गैम्बल नहीं है, ये कोई पैसा डबल करने की मशीन नहीं है। यहाँ पर अगर आप किंगफिशर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस ही होना है। यहाँ पर अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको पैसा बनना है। अब ये जो सारी मेरी लर्निंग्स थी, ये सारी अर्निंग्स थी, उसका मैंने जो कॉर्पस था वो अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना शुरू किया। मैं आज भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि आई टेक वेरी मेयर सैलरी फ्रॉम द कंपनी, जितनी की ज़रूरत है उतनी ही, और कोई हाईफाई लाइफस्टाइल नहीं जीता हूँ, जो भी नॉर्मल है अभी भी वैसे ही जीता हूँ। और जो भी पैसा आए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो स्टॉक मार्केट से भी जो पैसा आया बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट थी, हमारा सबसे पहला इनफैक्ट जो प्रोडक्ट था वो था स्टॉक ब्रोकरेज कंपैरिजन प्लेटफॉर्म। इंडिया के पहले हम स्टॉक ब्रोकरेज कंपैरिजन प्लेटफॉर्म थे। बहुत वहाँ पर भी बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। यू वोंट बिलीव, मैं हर एक स्टॉक ब्रोकर के पास गया, जो भी आज बड़े-बड़े नामी हैं, कुछ का डाउनफॉल हो गया, कुछ अभी टॉप पे है, सबसे मिला और नोबडी वाज़ रेडी टू टाई अप बिकॉज़ ये कांसेप्ट काफ़ी नया था।
मैंने इनफैक्ट सेबी में कॉल किया, उनसे भी पूछा कि स्टॉक मार्केट एग्रीगेटर इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट करती है कि आपके डेफिनेशन में? वो बोले अभी तक तो नहीं है, आने वाले टाइम में आएगी तो पता नहीं। तो उसमें भी एक ग्रे था एरिया, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जो भी व्यक्ति आता था पूछता था कि डीमैट कहाँ खोलना है, 10 ब्रोकर है। तो आज भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो हमने सोचा कि चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने एक डेवलपर लाया, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट उसमें की, टेक्नोलॉजी में प्लेटफॉर्म बनाया। बिजनेस में एक चीज़ पर हमने हमेशा फोकस किया कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है उन पर हमने कभी फोकस नहीं किया। जब हमारी कंपनी के पास पैसे थे, कंपनी को इन्वेस्ट कर रहे थे म्यूचुअल फंड में, तो हम देख रहे थे कि कोई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हो। मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कई सारे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स है जिसके जरिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट के लिए पैसा नहीं था। तो उस पर हमने उस प्रॉब्लम को देखा, हमें लगा कि कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, लेकिन कोई मिला ही नहीं। देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और आज हम करोड़ रुपए कंपनीज के वहाँ पर मैनेज करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को मैं कंक्लूड करूँ तो जो भी चीज़ें मैंने ट्राई की, ज़रूरी नहीं कि उसमें मुझे तुरंत सक्सेस मिला, हर किसी में फेल्योर्स मिले, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि करना है तो करना है, और यही चीज़ करनी है। हर बार मैंने प्लान भी रखे ही नहीं, एंड दैट चीज़ बेनिफिटेड मी अलॉट। मतलब जो 2000 रुपये से मैंने शुरुआत की, दीदी से मैंने लिए थे सिर्फ 2000 रुपये, जो उस टाइम एक बड़ी अमाउंट थी 2013 में। उसकी मदद से जो कंपनी की शुरुआत हुई, मेरी करियर की शुरुआत हुई, उसके बेसिस पर आज जो हमारी कंपनी है उसकी वैल्यूएशन करोड़ों में है। और मुझे लगता है कि इंडिया में इंटरनेट के चलते अपॉर्चुनिटी सभी के पास है। बस ज़रूरत यही है कि आप तुरंत गिव अप ना करें। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ये आती है आजकल नौजवानों को कि फेल्योर्स की आदत नहीं होती है। तो लगता है कि एक बार फेल्योर हो गया मतलब सब कुछ खत्म है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक बार आप सही ट्रैक पर आ गए, जैसे एक इन्वेस्टर बोलते हैं कि क्रैक द टेम्पलेट फर्स्ट। एक बार आपने टेम्पलेट क्रैक कर लिया और सही रास्ते पर आ गए, तो उसके बाद पीछे देखने का काम ही नहीं है। फिर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक लाइन पर आ जाती है, और वहाँ से फिर ग्रोथ ही ग्रोथ है। बट जाते-जाते एक और चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई की, शुरुआत में जो गलतियाँ की पैसे उधार लेने की, उसके बाद मैंने कभी पैसे उधार नहीं लिए। ना अपने बिज़नेस के लिए, ना यूट्यूब के लिए, ना शेयर मार्केट के लिए। जो भी पैसे हैं, जो खुद के पैसे हैं, वही इन्वेस्ट किए। आज आज मतलब अगर टोटल डेट की बात करूँ, तो वो बिल्कुल ज़ीरो मैंने रखा है, ताकि एक सुकून वाली नींद मैं सो पाऊँ, और मुझे उसकी चिंता ना करनी पड़े कि मुझे इसके इतने पैसे देने या उतने पैसे देने। शायद उसके लिए कई बार बिज़नेस को स्लो डाउन करना पड़े। आशा करता हूँ कि आपको इस जर्नी से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली हो, और अगर आप मेरी स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट की जर्नी जानना चाहते हो, वहाँ से ज़ीरो से लेके यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड अच्छा वीडियो हमने बनाया है, जिसकी लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।